झारखंड राज्य के ऐतिहासिक सबसे प्राचीन जिला 1833 में गठित हजारीबाग के साथ हजारीबाग जिला के जेआरपी कैंपस के तमाम शिक्षकगण, उपस्थित तमाम छात्रगण और हमारे साथ चलकर आए हमारे साथी, हमारे संगठन के तमाम साथी। जिस प्रकार रांची को झारखंड राज्य की राजधानी कहते हैं, राजधानी है, दुमका उप राजधानी है, धनबाद को कोयला राजधानी कहते हैं, कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हजारीबाग को हम लोग शैक्षणिक राजधानी कहें तो कोई बुराई नहीं होगी। हजारीबाग को हम लोग शैक्षणिक राजधानी इसलिए कहते हैं कि मैं तोपचांची से संबंध रखता हूँ, यहाँ से तोपचांची लगभग 105 किलोमीटर है। और मुझे याद है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बदला, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले तोपचांची, राजगंज, इसरी, डुमरी, नावाडी इत्यादि जो वहाँ के छात्र हुआ करते थे, जब वह 12वीं की परीक्षा पास करते थे, 10वीं की परीक्षा पास करते थे, तो नो डाउट उनको ऐसा लगता था कि गांव का जो माहौल है, हम लोग देहात में रहते हैं और घर में जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, तब वो लॉज के लिए, शहरों के लिए कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन को बाहर लेकर जाते हैं। और ऐसे में सबसे पहला चयन अगर कोई छात्र करता है तो हजारीबाग का करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे रांची रहे, धनबाद रहे, जमशेदपुर रहे, हजारीबाग में जो शिक्षा की व्यवस्था है थोड़ी सी सरल है, सुलभ है, और हमें लगता है जो शैक्षणिक संस्थानों में जो मूल्य लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, वो भी बाकियों की तुलना में थोड़ा सुलभ है। तो इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आज जो भी कोचिंग के संस्थान के हमारे ओनर, हमारे प्रमोद दा, उनके नेतृत्व की जितनी भी टीम है, कि विद्यार्थियों को एक सुलभ शुल्क के साथ आप बेहतर तरीके से पढ़ाएं। क्योंकि आज जो विद्यार्थी बेंचों में बैठे हैं, हम आशा करते हैं यही विद्यार्थी वीडियो सीओ बन के उन सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों में बैठेंगे और इस राज्य को संभालेंगे। आज जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, इस कमरे में बैठे, इस कमरे की ताप को सह रहे हैं, आशा करते हैं यही विद्यार्थी जब आगे चलकर जाएंगे तो झारखंड राज्य के ताप को सहेंगे और बकायदा झारखंड राज्य को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे। और मैं आप तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक छात्र, ऐसा नहीं कि हम लोग छात्र जीवन को पार किए हैं, अभी मेरा पीएचडी चल ही रहा है, दो बार का सबमिशन हुआ है, अभी और 2-3 बार सबमिशन होगा मेरा। तो मैं भी एक स्कॉलर हूँ, पीएचडी मेरी विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से। एक्चुअली में परीक्षा मैंने यहीं से पास किया था 2017 में, डॉक्टर एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट मैंने विनोबा यूनिवर्सिटी से ही पास किया था, लेकिन फिर जब नया यूनिवर्सिटी आया तो हम लोग को कहा कि नहीं, आप लोग एडमिशन यहाँ कर सकते हैं। मैंने पीएचडी का एंट्रांस टेस्ट यहीं से पास किया था। तो मैं भी अभी छात्र हूँ, और छात्र के जीवन में क्या समस्या आती है, उनके परिवार, क्योंकि जो भी हम लोग छात्र हैं मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और हमारे स्टैंड होने से हमारा परिवार डिपेंड करता है। अगर हम जरा सा माइनस हो जाते हैं तो हमारा परिवार 10 साल के लिए, 15 साल के लिए माइनस हो जाता है, हमारा परिवार पीछे चल जाता है। इस बात को आप मानिए। अगर आप माइनस हो जाते हैं, अगर आप जिस उम्मीद के साथ इन कोचिंग संस्थानों में आए हैं, जिस उम्मीद के साथ आप कोडरमा जिले से, चतरा जिले से, गढ़वा जिले से चलकर हजारीबाग के एक छोटे से लॉज में आके रुके हैं, जिस उम्मीद के साथ आके अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो आपके साथ आपका पूरा परिवार माइनस चला जाता है। इसलिए आपसे हमारा यही आग्रह होगा, आपको हमारा संदेश होगा कि आप अपनी उस माता के, अपने उस पिता के सपनों को लेकर यहाँ तक आए हैं। देखिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप जिस सपने को लेकर आए वो सपना केवल आपका नहीं है। चाहे जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो ड्रीम केवल आपका नहीं है। उस ड्रीम में आपके परिवार का ड्रीम छुपा है, क्योंकि आपकी माता उस दौर की है जब पढ़ाई लिखाई का महत्व उतना हमारे गांव देहात में नहीं था। आपके पिता भी उसी दौर के हैं जब पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व नहीं था। तो शायद महत्व भी उतना नहीं था, लोग समझ भी नहीं पाते थे, और संसाधन और सुविधा भी नहीं थी। यदि कुछ लोग पढ़ना भी चाहते थे तो उनके माता पिता हाथ खड़ा कर देते थे कि बेटा अथवा बेटी हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बदलते हुए माहौल को देखा, जब उन्होंने बदलते हुए परिवेश को देखा, तो उन्हें लगा कि मैंने भूल किया। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा जो सपना था, मेरा अगर सपना था टीचर बनने का, मेरा अगर सपना था डॉक्टर बनने का, यदि मैंने वो सपना पूरा नहीं किया तो हम चाहते हैं, आपके माता पिता, हमारे माता पिता चाहते हैं कि उन सपनों को हमारी आंखों से पूरा होते हुए देखें। देखिए सपने कभी नहीं मरते हैं, सपने क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं।
ड्रीम कभी मरते नहीं है। आप जिस ड्रीम को लेकर आए, मान के चलिए आप वीडियो बनना चाहते हैं, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, हम भी बधाई देते हैं कि आप बने, लेकिन मान के चलिए आप उस जगह पे नहीं आ पाते हैं तो आपका ड्रीम खत्म नहीं होगा। आप अपनी आने वाली पीढ़ी से चाहेंगे कि मेरा ड्रीम मेरा बेटा या बेटी पूरा करे। ड्रीम कभी खत्म नहीं होता। आप राहुल द्रविड़ को एग्जांपल लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल राहुल द्रविड़ है। आज अगर भारतीय क्रिकेट को अगर हम जानते हैं तो सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ ने आज तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीता ही नहीं। अगर सचिन भारत में नहीं होते तो भारत के नंबर 1 बेहतर बैटिंग में, क्योंकि अभी कोहली का दौर, इसको छोड़ दें तो राहुल द्रविड़ भारत के टॉप मोस्ट बैट्समैन। अगर सचिन तेंदुलकर हटा दें तो राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट की धुरी। लेकिन उस शख्स ने कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती, एज ए प्लेयर कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन आज उसे भी गर्व है, देश को भी गर्व है कि एज ए क्रिकेटर ना सही, एज ए कैप्टन उन्होंने भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया, एज ए कोच। यानी सपना उनका था एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए गाइड, एज ए कोच उस सपने को पूरा किए। और सपना को पूरा करने के बाद देखिएगा, जो जुनून विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में था, उससे डबल जुनून राहुल द्रविड़ की बॉडी लैंग्वेज में था। सपने नहीं मरते, ड्रीम कभी नहीं मरते। तो लाइक दैट आपकी माता पिता ने भी ड्रीम देखा था कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा और मैं भी वीडियो सीओ, मैं भी डीएसपी बनकर अपने वर्दी में सितारे लगाऊंगा। लेकिन शायद उनके माता पिता सुविधा नहीं दे पाए, शायद उनके माता पिता वो व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन आपके माता पिता वो व्यवस्था देने लगे हैं। वो कहां से व्यवस्था दे रहे हैं वो आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। मैंने चूंकि मैंने तो चाची, मुझे जब बार बार मुझे याद आता है अपना जीटी रोड, हमारे बहुत सारे भाई, चचेरे भाई, जेठा के भाई बेटे यहाँ रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो हम देखते थे सुबह सुबह भोर आनंद बस और बहुत सारे 3 बस सुबह आते हैं, नाम भूल रहे हैं, एक बस का नाम याद आ रहा है आनंद, विजय तो दोपहर की बस है, शिवम, बुंदेला, पम्मी। हम देखते थे उनके माता पिता उन बसों को रोकते थे और उन बसों पे चढ़ते नहीं थे। उन बसों के पीछे वो डिक्की खुलवाते थे और एक बोरा चावल भर देते थे। यानी उनके और ड्राइवर से, कंडक्टर से कहते थे कि मेरा बेटा बस स्टैंड में आके चावल को रिसीव कर लेगा। तो उस दौर को आप अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस दौर से आप भाग चुके हैं, आज भी आप उस दौर को देख रहे हैं कि अगर आपके घर से कोई बस आती है तो आपकी मम्मी वहां सब्जी भर देती है। आपके पिता, चूंकि अब ऑनलाइन जमाना आ गया तो शायद पैसा आपको फोन पे में आता है, लेकिन आज भी साग सब्जी चावल आपके घर से आता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो इसलिए मैं आपको यही संदेश दूंगा, मैं भी उसी दौर में हूँ। हालांकि 2-4 साल आयु में फर्क होगा, आप ग्रेजुएट के होंगे, आप मास्टर्स के होंगे, आप लोग पीएचडी के या फिर आप इंटर के होंगे, लेकिन मैं भी छात्र जीवन से बाहर नहीं आया हूँ। भले आज हम लोग राज्य में एक चेहरा है पॉलिटिक्स का, भले आज राज्य की जनता एज ए मैंने मुखिया हम लोग को देखना चाहती है, विधानसभा के भीतर देखना चाहती है, देखना नहीं चाहती, हमें अवसर भी दिया है। 8.5 लाख वोट पूरे भारत की हिस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई सिंबल नहीं और तमाम इतने अच्छे वोट। तो भले हम लोग सदन के भीतर लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है और बिल्कुल भी भिन्न नहीं। आप देख सकते हैं, आप किसी भी अंदाज से देख लें, आप किसी भी तरीके से आप हम लोग से अपना तुलना करें, आपसे हम लोग कोई भिन्न नहीं है। और हम लोग ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज हम जैसे हैं हम लोग कल भी वैसे रहेंगे। तो आप उदाहरण देखिए, आज हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग के संस्थानों में उद्घाटन करने के लिए विधायक सांसद भी तरसते हैं कि भाई छात्रों के कुछ मुझे जाने का अवसर मिलेगा। और कैसे अगर उनको मौका मिल जाता तो एकदम बढ़िया कोट पैंट सूट चढ़ा के आते, क्रीज मार के आते, परफ्यूम लगा के आते। आप गौर से मेरे टी शर्ट को देखिए, दोनों बाजुओं में फुटबॉल का चिन्ह आपको साफ दिख रहा है। हम फुटबॉल खेल के आए हैं और दोनों बाजुओं में साफ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कोई एटीट्यूड वाले लोग नहीं है भैया, हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी को समझते हैं। विश्वास कीजिए, 3 दिन पहले उसी ग्राउंड में 2 आईएएस आए थे, दिल्ली से आए थे। आईएएस में भी के सलाहकार है सरकार के, और आके मंच में पूछा कि हम लोग जयराम कुमार महतो से मिलने आए हो, कहाँ मिलेंगे। तो मंच में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा देखो उस पेड़ के नीचे एक बाथरूम जैसा घर दिख रहा है छोटा सा, उसी घर की छत पर जाके देखे जयराम महतो बैठे हैं बच्चों के साथ। बोला यार, जिसको पूरा झारखंड राज्य मिलना चाहता है, जिससे मिलने के लिए हमको दिल्ली से स्पेशल भेजा है, आज वो मंच में ना बैठकर छत पर बैठा है बच्चों के साथ। बोला वही जयराम महतो का सिद्धांत है। आए आके परिचय दिया कि हम लोग दिल्ली से आए, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले सर माफ कीजिए, बड़ा रोमांचक मैच चल रहा है, अगर आप देखने के उत्सुक है तो देखिए, तो 15 मिनट के लिए साइड रहिएगा। हमारा यही एटीट्यूड है भैया, हमारा यही अंदाज है
मेरा यही सिद्धांत है। विश्वास कीजिए, उन दोनों आईएएस ने 15 मिनट वेट किया, हम लोगों ने मैच को पूरा देखा, फिर बगल में उनको जाके बैठाए, उनसे डिस्कस किए, उन्होंने अपना जो संदेश दिल्ली से लेकर आए थे वो संदेश मुझे दिया, और फिर उन्होंने एक तारीख तय किया कि हम लोग 2 घंटा फुर्सत से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले युद्ध नहीं है, और आपके साथ आपके आवाज को लेकर ही हम लोग आए हैं, और बड़े नजदीक से बड़े गौर से हम लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने भुगता भी है। जब बस में जाते थे तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे ना, तो उस दिन ऐसा लगता था जैसे कोई जंग जीत के आए हैं। उस दौर का हमने देखा, जिस दिन भाड़ा नहीं देते थे, चाहे विजय बस रहे, शिवम बस रहे, बुंदेला रहे, तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे बस में, तो ऐसा लगता था कि कोई जंग जीत के आए हैं। उसके बाद हम लोग भी धनबाद में जब उतरते थे तो पीके रॉय कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर थी, तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा संपन्न परिवार से थे वो उतरने के बाद टेम्पो लेते थे, हम लोग वहाँ से पैदल चले जाते थे, लगभग 2 किलोमीटर है, उस शहर में पैदल चलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो हम लोग 2 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता लेके धनबाद स्टैंड में उतर के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज पैदल जाते थे। तो भले कोई सवाल करे या ना करे, क्लास की कुछ लड़कियां अक्सर सवाल कर देती थी, यार सही में तुम लोग के पास पैसा नहीं होता है, बोले पैसा होता है, लेकिन उस पैसा को बचाने में जो आनंद आता है तो आप नहीं समझेंगे। 5 रुपये हम लोग लेके आते हैं, उस समय हम लोग बस में 5 रुपये भाड़ा देते थे, पता नहीं कितना आप लोग का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का भाड़ा क्या है मालूम नहीं है। तो उस दौर को भी हम लोग देखे, ऐसा बात नहीं कि हम लोग किसी संपन्न परिवार से है, मैं भी एक साधारण मतलब सोच नहीं सकते मैं उस परिवार से हूँ। आज भी अगर जोर से जो बारिश हुई, कल की जो बारिश हुई, मेरे घर में लगभग 3-4 जगह वो जो बर्तन होता है, बर्तन रखा गया कि बारिश की बूंदें जमीन पे ना पड़े, तो मैं आज भी उसी परिवार से आता हूँ। ऐसा नहीं, बस नियति की मांग थी, एक मंच मिला, एक जगह मिला, अंदर एक टैलेंट था, उसे टैलेंट से पूरे झारखंड में पहचान बना ली, मैं आज उसी परिवार से आता हूँ, इसीलिए आपको दिल में जगह दी। और आप भी अगर कभी मेरे घर जाएंगे तो मैं अपना घर आपको लेकर नहीं जाऊँगा। यदि आप बोलेंगे कि नहीं भैया हम लोग हजारीबाग से 4 लड़के आपसे मिलने आए हैं, तो मैं आपको अपना घर लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप थोड़ा सा जैसे भी मेहमान हैं, और अभी भी कोई भी जाते हैं, चाहे मनोज सर हैं, राजेश सर हैं, या फिर कोई प्रमोद सर हैं, कोई भी जाते हैं पूछेगा मैं अपना घर लेकर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं है, मेरे घर में एक ढंग से मतलब चौकी तक नहीं है। मैं इनको अपने दोस्त के घर लेके जाता हूँ, मेरे वो दोस्त जो हैं वो एक पुलिस है, 2 पुलिस हैं और एक सरकारी टीचर है। मैं उन्हीं के घर में, क्योंकि वे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वे लोग अपने घर में अभी रहते नहीं है, तो जब तक उनका परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है आप तब तक हमारे घर को अपने जिम्मे रखिए। तो आप भी अगर कभी जाइएगा तो मैं आपको अपना घर लेके नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं, ना बाथरूम दे पाऊंगा, ना नहाने की सुविधा दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं भी आज एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ इसलिए रास्ते में रुकावटें आई, मैं ऐसा था इसलिए रुकावटें आई। मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज से पूरा झारखंड हिलता है। आज हमारे एक शब्द से बड़े बड़े पदाधिकारी हिलते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था, तो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे पास आए और आकर बहुत सारे रुपयों का ऑफर किया कि आप बस उस कार्यक्रम को अटेंड ना करें। लेकिन क्यों? उन्हें भय है हमारी आवाज का। जब हमारे यहाँ से आवाज निकलेगी तो जनता के दिलों को छूते हुए बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इसलिए देखिए, बाधाएं आएंगी, बाधाएं हमारे भी जीवन में आएंगी, आपके भी जीवन में आएंगी, लेकिन बस याद रखिएगा कि हमें कुछ बेहतर करके जाना है, हमें कुछ बेहतर करना है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने इस देश के लिए कुछ बेहतर करना है। और याद रखिएगा, जीना तो सबको है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ विशिष्ट अपनी पहचान बना के जाइए। ये मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, ये मेरी आपको शुभकामनाएं होंगी। और साथ ही साथ क्योंकि आप युवा हैं, आप यूथ हैं, आप जोश से संपन्न हैं, तो थोड़ा सा अपने जोश में कभी कभी होश रखिएगा। अभी एक दौर चला है, एक मोबाइल जो हमारी दुनिया बन के रह गई है, और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है थोड़ा सा उसमें काफी आकर्षित है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, प्राइवेसी के चक्कर में इतने भी प्राइवेट मत हो जाइएगा कि आपको ये पता नहीं चले कि आपके गांव की चौहद्दी क्या है, कि आपके गांव के किनारे कोई नदी बहती है, आपके गांव में कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, आपके गांव में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन जंगलों में कौन सी कोयल की कुकू किच्ची आवाज गूंजती है, उसमें चीता, भालू, हिरण कौन पाया जाता है। कम से कम इतने प्राइवेट मत हो जाइए।
क्योंकि आज हम उस दौर में भी हैं जहां युवा अपने आप को अवसाद में लेके चले जा रहे हैं, अपने आप को डिप्रेस्ड कर दे रहे हैं। तो इसलिए उस दौर से बाहर आना होगा। वो दुनिया ही नहीं है। हमारी दुनिया एक खुला खेल का मैदान भी है, हमारी दुनिया एक शांत लाइब्रेरी भी है, हमारी दुनिया अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल का खेल भी है, हमारी दुनिया अपने दोस्तों के साथ एक टूर भी है, हमारी दुनिया हमारे दोस्तों के साथ एक सिनेमा भी है। तो इसलिए आपसे भी आग्रह करेंगे कि अपने मेंटल में इतना प्रेशर ना बनाएं और अपने आप को इतना प्राइवेट ना करें कि आप दुनिया से ही प्राइवेट रहें। क्योंकि हमें लगता है कि आज के युवाओं को थोड़ा सा इस मोबाइल की दुनिया से, इस इंटरनेट की दुनिया से फुर्सत निकालना चाहिए, उन्हें खेल के मैदान तक आना चाहिए, उन्हें शांत लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें अपने दोस्तों से गुफ्तगू होना चाहिए। आप अगर इसी तरह प्राइवेसी करते रहे तो एक डॉक्टर की मुझे एक लाइन याद आई। वो दिल की बीमारी का इलाज करते थे, वह जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती थी उनका इलाज करते थे, और उन्होंने अपने दीवार पर एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी थी, विकास दिल खोला होता यारों के साथ, विकास दिल खोला होता यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। जिनको दिल की बीमारी होती पहले कैंची लगता है ना, कैंची लगा के चीरा जाता है, काटा जाता है, फिर इलाज किया जाता है। तो वही डॉक्टर साहब ने लिखा था, विकास तुमने अपना दिल खोल दिया आपका यारों के साथ, तो ना खोलो औजारों के साथ। तो ठीक है, आपकी दुनिया है, मोबाइल को भी चलाइए, 2 घंटा चलाइए, फेसबुक में भी सप्ताह में एक बार स्टोरी अपना पोस्ट को अपडेट कर दीजिए, इंस्टाग्राम को भी अपडेट कर दीजिए, रात के 8-9 बजे उसके गुड इवनिंग का मैसेज का भी इंतजार कर लीजिए। लेकिन उसी में पूरी तरह रम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हम यही कहेंगे, यूथ हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम 60 साल की उम्र में ये कहानी दोहराएंगे, 60 साल की उम्र में ये कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारी उम्र यही है, मैसेज का इंतजार इसी उम्र में होगा। आप करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ जो लोग बैठे नहीं करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि हम नहीं करते तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो यही उम्र है कि आप इंतजार करेंगे, लेकिन यही कहेंगे उसमें रम नहीं जाना, उसमें ही रम नहीं जाना। आपको याद रखना है कि आपकी माँ ने गहनों को गिरवी रखा है, आपके पिता ने खेतों में मजदूरी किया है, आपके भाई ने घर से ही बैठकर एक सपना देखा है, आपकी बहन इंतजार में बैठी है कि मेरा भाई कुछ बन के आएगा, तभी राखी के सारे गिफ्ट एक ही बार वसूल करेंगे। ये सब मैं आपको बांधने नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रतिबंधित नहीं करने आया हूँ, लेकिन एक सीमा में, एक समय में और एक दायरे में। बाकी आप यूथ हैं, युवा को पलटेंगे तो क्या होता है, वायु कौन रोकेगा, वायु से वायु, युवा को पलटेंगे तो वायु कौन रोका है इसे, लेकिन हमें लगता है खुद रुकेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय की पाबंदी है। अंत में एक छोटी सी लाइन कहेंगे कि देखिए, युवा क्या होते हैं, 2 शब्दों के, 2 अक्षरों के मेल से बना एक शब्द युवा। देखिए, युवा अगर अनुशासित रहें तो दुनिया को रोशन कर सकते हैं, लेकिन अगर युवा अनुशासन में ना रहे तो दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। तो इसलिए युवाओं को समझना होगा कि हमारा रास्ता क्या है। देखिए, युवा का उदाहरण एक नदी के समान है। अभी बारिश का महीना है, आप नदियों को देखिएगा, बहुत धुआंधार पानी बहता है। तो एक युवा का जीवन भी एक नदी के समान होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि उस नदी को नियंत्रण में ना रखा जाए, नियंत्रण का तात्पर्य डिसिप्लिन से, नियंत्रण का तात्पर्य अनुशासन से, यदि उस नदी को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है इस दुनिया को डुबोते हुए, मरोड़ते हुए, तोड़ते हुए, पेड़ों को डुबाते हुए, फसलों को बहाते हुए वो बर्बाद कर। लेकिन अगर उसी नदी में अगर एक डैम बना दिया जाए, डैम का मतलब होता है अनुशासन, तो आप उस पानी का उपयोग हमेशा कर सकते हैं, उस पानी का उपयोग बंजर भूमि तक ले जाके कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर युवा अपने ऊपर डैम बना ले, डैम यानी अनुशासन, तो हमें लगता है उसका जो उपयोग फ्यूचर में होगा मानव के कल्याण के लिए होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा और इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होगा। लेकिन शर्त है उस नदी में डैम बनना चाहिए। युवा यानी नदी और डैम यानी अनुशासन।
अगर डैम ना बने तो वो तोड़ता हुआ, मरोड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ, पशु पक्षियों को डुबाता हुआ वो कहीं जा सकता है, वही युवा है। लेकिन अगर डैम बना दिया जाए तो उस पानी का उपयोग बंजर धरती को हरा हरा बनाने के लिए किया जा सकता है, इस देश को हरा किया जा सकता है। युवा वो सामर्थ्य रखते हैं। तो तमाम आज के इस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के अवसर में जितने भी छात्रगण आए हैं, जितने भी अभिभावक आए हैं और जितने भी शिक्षकगण आए हैं, सभी को हमारी उच्च शुभकामनाएं। और आपको इतना ही हम लोग कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग चुनावी मैदान में होंगे, हालांकि शिक्षा जगत का चर्चा का विषय था, लेकिन अंत में एकदम कहेंगे कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो हमारे पास सिलेबस भी सरकार का होगा और कैलेंडर भी सरकार का होगा, ये हम लोग तय करेंगे। सिलेबस भी हम लोग जारी करेंगे। अब सवाल है कि हम लोग सिलेबस कैसे जारी करेंगे? तो हम लोग जितने भी कोचिंग चलाने वाले प्राइवेट के जितने भी शिक्षक हैं या फिर जो डायरेक्टर है, उनसे हम लोग कहेंगे कि आप एक सामूहिक कंपटीशन लीजिए। वो सामूहिक कंपटीशन अगर हजारीबाग में होगा तो गांधी मैदान में लीजिए, धनबाद में होगा तो मौलपुर मैदान में लीजिए, गिरिडीह होगा तो झंडा मैदान में लीजिए। सामूहिक कंपटीशन लीजिए और उस कंपटीशन से हर एक जिला से 5-5 स्टूडेंट को आप दीजिए, जिनमें 3 टॉपर होंगे, एक एवरेज होगा और एक फेलर होगा। हम उन 24 जिला के उन 5-5 स्टूडेंट से मिलेंगे जब हम सिलेबस को तय करेंगे। अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग उन 24 जिला के, यानी एक जिला में 5 यानी 24 5 120 होगा ना, 5 संजय जी 120 कंफ्यूज करते सर आप, हम लोग मैथ में अच्छा नंबर लाए भैया। 120 बच्चों के साथ बैठेंगे। 3 बच्चे कौन होंगे जो टॉप करेंगे, एक बच्चा होगा जो एवरेज मार्क्स लाएगा और एक बच्चा जो फेल कर देगा। हम देखिए वो भी हमारा ही स्टूडेंट है, हम उसके लिए भी ऐसा नहीं, हम देखिए टॉपर को दुनिया पूछती है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो फेलियर होके आएगा, हम उन बच्चों को भी एक को प्रत्येक जिला से बुलाएंगे कि आखिर आपका कारण क्या रहा फेलियर का, आपको किन सवालों से दिक्कत हुआ, कौन सी चीजें आपके माइंड में सेटअप नहीं हो पाई, या फिर सिलेबस में कितनी गहराई चीज आप समझ नहीं पाए। हम क्या संशोधन करेंगे कि आप अगली बार फेलर की लिस्ट में ना होके टॉपर की लिस्ट में होंगे। तो नो डाउट 5 बच्चे होंगे, टॉपर को दुनिया पूछती है, टॉप 3 को रखेंगे, एक एवरेज को रखेंगे और एक फेलियर बच्चे को रखेंगे। 120 बच्चों को बुलाएंगे, उनके साथ 4 घंटा 5 घंटा का डिस्कशन होगा। उसके बाद झारखंड सरकार खुद अपना सिलेबस तय करेगी। मार्केट में अगर कोई सिलेबस लेके आते हैं कोई मनाही नहीं है, लेकिन अंततः में जो भी सवाल होंगे सरकार का जो सिलेबस जारी होगा उसके अधीन होगा। क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत दुनिया, आप बताइए सिकंदर, आप बताइए माराडोना, आप बताइए ब्राजील का अमेजन जंगल कितना टेगा इस खोपड़ी में भाई। अब बताइए जेटेट का सिलेबस, ऐसा लग रहा है जैसे जेटेट का ना हो के यूपीएससी का सिलेबस। तो इसलिए सिलेबस को भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस सीधा दिमाग में असर करता है और दिमाग को ही ब्लास्ट करता है। इसलिए एजुकेशन को सरल बनाना है तो हम लोग उन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे जो आपके बीच से छण कर आएंगे। देखिए हर एक चीज को हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ चीजों को आप जानते हैं, कुछ चीजें आपके डायरेक्टर जानते हैं, कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। तो जब सबको बैठाएंगे तो आप निश्चित रहिए, हम लोग अगर किसान के लिए कानून बनाएंगे तो किसानों के बीच बैठ के बनाएंगे, अगर मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे तो मजदूरों के बीच बैठकर बनाएंगे, अगर छात्रों के लिए कानून बनाएंगे तो छात्रों के बीच बैठ के बनाएंगे। लेकिन सरकारें क्या करती है, हर एक कानून में आईएएस को लेके जाती है। आईएएस सब चीज थोड़ी जानता है जी, हाँ वो हमेशा दिल्ली ठीक है आईएएस अच्छी बात है, लेकिन हर चीज वो थोड़ी जानता है। वो जानता है कितना बार हाल घुमाएंगे कि एक पाक पूरा होगा। हाथी समानी जाबर का तो समझता है वो, तो फिर किसान का रूल वो कैसे बनाएगा भाई। ठीक है आईएएस का सम्मान करते हैं, लेकिन आप बताइए किसान के लिए अगर हम कोई नियम बनाएंगे एक आईएएस समझेगा? हम किसान को बुलाएंगे, उस किसान को जिसने 20 साल 30 साल से खेती किया हो, और खेती नहीं जिसने खेती करके अपने आप को ऊपर लेके गया। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने केवल खेती करके फसल उगाकर अपना जीवन अच्छा बनाया हो। तो जब किसान की बात होगी, किसानों के बीच होगी, आईएएस भी होंगे बगल के टेबल में, मंत्री भी होंगे बगल के टेबल में, और बगल के टेबल में किसान भी होंगे, छात्र भी होंगे और मजदूर भी होंगे। जिनके लिए कानून होगा वे रहेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था लेकर चलिए पुनः आप सबों को धन्यवाद, आपने सुना और आपको आपके भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में अच्छा करें।
हमारी ओर से आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके संस्थान को हम शुभकामनाएं देंगे, ये आगे बढ़े फले फूले। और हम यहाँ के डायरेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के मैक्सिमम बच्चे होते हैं, थोड़ा इनको समझिएगा। और इनका जो शुल्क है, अगर 2-4 बच्चे ऐसे आएंगे जो शायद आपको ना बता पाए, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि हम लोग भी देखे उस दौर को कि बड़ा मुश्किल से मतलब ट्यूशन फीस जुगाड़ करके लेके जाते थे। उस दौर को बड़ा करीब से हम लोगों ने देखा है। और कोने में क्योंकि लगता था कि कहीं सबके सामने बात करें तो बेइज्जती वाला फीलिंग ना हो, तो जब सब बच्चे छुट्टी में चले जाते थे तो सर से बोलते थे सर थोड़ा पर्सनल बात है, सर 200 फी नहीं दे पाएंगे, हम ऐसे 100 दे पाएंगे। और हम पूरा अपना इंटर केमिस्ट्री फ्री पढ़े हैं, फिजिक्स भी फ्री पढ़े हैं। मैथ में जब सारे बच्चों को 200 दिया जाता था, हम 100 देते थे। और उन्होंने एक ही चीज डिमांड किया था, चूंकि हम 2011 बैच के आईसी के स्टूडेंट हैं, उस साल 28% रिजल्ट था, यानी 28 बच्चे पास, 72 बच्चे फेल। यहाँ तक कि कॉमर्स में 42% था और सबसे खराब की आर्ट्स का भी 47% रिजल्ट था। यानी हम झारखंड के इतिहास के सबसे खराब साल के स्टूडेंट थे। इसीलिए हमारे सर ने एक ही कहा था कि बाबू तुम फी नहीं दे रहे, अच्छी बात है, रिजल्ट देना। विश्वास कीजिए, हम 90 स्टूडेंट थे, 6 बच्चों ने रिजल्ट दिया था, उनमें से मैं भी एक था। और जब हमको मिठाई लेके गए थे, हमको याद है 8 रसगुल्ला था व्हाइट कलर का, जब टीचर को खिलाने के लेके गए थे तो बैठा के उल्टा हमको ही खिलाए थे, क्योंकि 90 में 6 स्टूडेंट। तो उस दौर को भी हम लोग देखे हैं। तो खैर ज्यादा नहीं, आप सभी को शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, जोड़ा जय। एक बहुत रिक्वेस्ट आया है जो झारखंडियों के लिए, बिहारियों के लिए, थोड़ा सा भी आवाज मेरा जान नहीं तो उसको एक बार बोल ही दीजिए। कुछ शब्द है ना जो एकदम देख लीजिएगा, मेरे पास है वीडियो, देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आप सभी को। आप जयराम दा बोल रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा। जयराम दा बोल रहे हैं कि कमजोर छात्र को यहाँ जो है हम आश्वासन देते हैं कि जो आर्थिक रूप से बिल्कुल जो जेन्युइन कमजोर होंगे उसको हम 100% तक यहाँ पे मार्गदर्शन देंगे, 100% तक हम लोग छूट करेंगे। और अभी नहीं, रांची में आपको पता कीजिएगा